प्रदेश सरकार ने सूबे के 5,577 गांव को अभावग्रस्त घोषित किया, जिसमें से ज्यादातर गांव सीमावर्ती जिलों के हैं, क्योंकि राजस्थान के रेतीले थार में इन दिनों अकाल की काली छाया अपनी दस्तक दे चुकी है। पानी के एक एक कतरे के लिए थार के जानवर अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ के बाशिंदों को अब राम के रूठने के बाद रात से आशाएं हैं। पेश है रिपोर्ट। रेतीला राजस्थान इन दिनों सूखे के सन्नाटे के दौर से गुजर रहा है। कभी जलदाता कहे जाने वाले तालाब, नाड़ी और पोखर सूख चुके हैं। दूर दूर तक सिवाय फटी जमीन के कुछ नजर नहीं आता। पेड़ पौधे सूख चुके हैं और सूखे तनों में तब्दील हो चुके हैं। इस मर्तबा मानसून की बेरुखी के चलते अकेले बाड़मेर के तकरीबन 2600 गांव सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ के लाखों पशुओं पर चारे पानी का संकट खड़ा हो चुका है। खेतिहार बताते हैं कि पिछले 2 साल से इलाका अकाल की जद में है। जो पैसा खेती में लगाया था वो पैसा सूखे में स्वाह हो गया। गांवों में न चारा है न पानी। ऐसे में अब सब कुछ सरकार के हाथ में है। खेतिहार अब सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। हुई नहीं, एक बार जो हुई उसके बाद में नहीं हुई और अकाल है हमारे वहाँ तो बिल्कुल सारा बारा कुछ हुआ नहीं। जो खेती में जो पैसे डाले वो सब फौल गए। पशुओं का बुरा हाल है। लाते हैं 500 रुपये मन से कुतर, और वो भी उसमें भी वो क्या बोलते धूड़ वगैरह सब ठगी का मामला चल रहा है। वही है जो है। बरसात हुई पौधी काल है, सारा है नहीं, खावन का ध्यान मिला नहीं, मोंगियाड़ो बनो है में क्या बात। पशुओं का क्या हाल है? पशुओं का मोड़ो हाल। हाँ। पर भूख में पुत्र मिला हो गया 500 रुपया कल हो गया कोई हाथ हमें कोई गरीब तो पुगे नहीं 500 रुपया में मन एक गौर 5 मन पुत्र मन करी लाया तो ये 2 डाला है रुपया 600 मांगे हाल मोड़ा है। सूखे खेतों की बेबसी, किसानों की तंगहाली और थार के दमसाज जानवर, चारे पानी के अभाव में दम तोड़ने की तस्वीरें अब पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के हर गांव की हकीकत बन चुकी हैं। रेतीले बाड़मेर में बिगड़ते हालातों के बीच नई सरकार में राजस्व मंत्री बने हरीश चौधरी का कहना है कि अकाल को लेकर राज्य सरकार जल्द ही चारे पानी के लिए पशु शिविरों की शुरुआत करेगी। चौधरी के मुताबिक गहलोत सरकार किसानों को राहत देने की भी घोषणा करेगी। जो अकाल पड़ा है उस अकाल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर मुआवजे की आकलन शुरू हो चुका है और तमाम किसानों को वो मुआवजा आने वाले दिनों के अंदर उनके खुद के खातों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राहत की बातों और राजनेताओं के दौरों के बीच किसान राहत के लिए सूबे की राजधानी की तरफ देख रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि राम के रूठने के बाद राज मदद के लिए कब मेट्रो से निकलकर मायड़ तलक पहुंचती है। पीके ब्रिजवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए बदहाली के बाद अब बात करते हैं खुशहाली की। राजस्थान में अकाल के चलते बरसों से पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर हमेशा अच्छी फसलों के लिहाज से धुंधली ही रही है, मगर पिछले कुछ सालों से इंद्र देवता के मेहरबान रहने के बाद जरूर हालात सुधरे हैं। लेकिन बदलती जलवायु ने रासायनिक खेती के बजाय जिस तरह जैविक खेती का रास्ता खोला है, उससे किसानों को काफी उम्मीदें हैं। किसानों के साथ साथ कृषि अधिकारी भी मानने लगे हैं कि जैविक खेती के जरिए ही किसानों के साथ साथ राजस्थान की भी तकदीर व तस्वीर बदली जा सकती है। पेश है जोधपुर से ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान में बदलती जलवायु ने रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती का विकल्प खोल दिया है। लगातार प्रोत्साहन के आधार पर जैविक खेती से मुनाफा कमा रहे राज्य के कई किसान खेत में ही वर्षा जल संरक्षण, लाभदायक कीटों का संरक्षण, खाद, कीट नियंत्रक बनाकर अन्य किसानों के लिए प्रेरक के रूप में सामने आए हैं। जोधपुर जिले के दांतीवाड़ा और मथानिया क्षेत्र के उजलिया गांवों को आदर्श जैविक गांव के लिए चयनित किया गया है। दांतीवाड़ा में तिल और मूंग और उजलिया में जीरे और इसबगोल का जैविक उत्पादन किया जाएगा। यहाँ जैविक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण और जैविक बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। जैविक खेती के चलते किसान खेत में ही बीज, खाद और आम नीम धतूरे से कीट नियंत्रक बना सकेंगे। जैविक खेती की लागत रासायनिक खेती से काफी कम है।
साथ ही रासायनिक खेती से कम हो रही मिट्टी की उत्पादकता जैविक खेती बढ़ाएगी। जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। वर्षा की अनिश्चितता में जैविक खेती फसलों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। कृषि अधिकारी बीके द्विवेदी बताते हैं कि यदि इसमें किसान और अधिक रुचि लें और सरकार की ओर से विशेष प्रावधान निर्धारित हों तो ये जैविक खेती काफी लाभकारी साबित हो सकती है। इसी तरह किसान रतनलाल डागा और तुलछाराम ने भी राज्य सरकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। तो अपने जैविक खेती का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें इस साल करीब 350 क्लस्टर हमने बनाए हैं पूरे जोधपुर जिले में, और उसमें लगभग 6,500 से 7,000 किसानों को हमने जोड़ा है। इसमें हम किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें कोई भी रासायनिक खाद या कीटनाशी इनको हम डालने से किसान को मनाते हैं कि वो नहीं डाले, और कम से कम एक छोटा टुकड़ा हमारे लिए छोड़े, उसमें पूरी तरीके से जैविक तरीके से खेती करें, जिसमें हम उसको जैविक जो इनपुट्स हैं उनको बनाने के लिए किसानों को हम प्रोत्साहित भी करते हैं, कुछ सब्सिडी भी देते हैं। जैसे अगर वो वर्मी इकाई बनाता है तो एक किसान को हम 5,000 रुपये तक की वर्मी इकाई का एक अनुदान देते हैं, एक तरीके की ग्रांट देते हैं। जैविक बीज अगर किसान कोई डालता है उसके लिए भी है। किसान अपने स्तर से बीजामृत, जीवामृत या कोई जैविक आदान और तैयार करना चाहता है, उसके लिए हम उसको किट देते हैं। तो हम उनको वित्तीय सहायता दे करके, प्रोत्साहन दे करके उनको जैविक खेती की तरफ तत्पर करते हैं। सरकार ध्यान दे और किसान ध्यान दे तो ये वरदान नहीं, निश्चित रूप से पूरे विश्व में ये जैविक खेती भारत की बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो किसान जो है वो मतलब कह रहे जीवांश खाद में काम में लेते हुए रासायनिक खाद में काम ले रहा, सिर्फ मात्र रासायनिक खाद पर निर्भर नहीं है। इसलिए जैविक खेती में इसको बदलने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़े, बस शर्त है यहाँ के वैज्ञानिकों की सोच को बदलनी पड़ेगी और यहाँ की सरकार की सोच को बदलनी पड़ेगी कि ये जो जैविक खेती संभव नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जैविक खेती किसान यदि इस पर आ जाएगा तो आपकी ये आत्महत्याएं वगैरह सब रुक जाएगी, और जैविक खेती में पशु और गाय, मतलब पशु में गाय, और दूसरा इसमें जो पेड़ यदि खेत पे लगा दिया जाए तो किसान को बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंचाई का प्रबंधन सरकार को करना पड़ेगा। बाकी ये जो दूसरे अनुदान देते हैं बोले चाहे बंद कर दे तो भी किसान पूरा खेती में लाभदायक बनेगा। ये जो सारी जो अपन बातें कर रहे हैं, वापस अगर क्रॉप को डेवलप करना है या टूरिज्म को डेवलप करना है तो इन सब फसलों का आधार जो है वो जैविक कृषि है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर टूरिज्म के लिए भी बात करें तो लोग अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, पर्यटन के लिए अगर कहीं किसी क्षेत्र पर आएंगे तो निश्चित रूप से उनको खाने के लिए और देखने के लिए भी ऐसा क्षेत्र और ऐसा खेत चाहिए जहाँ पर पूर्ण रूप से जैविक कृषि हो। तो अगर जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं तो ये टूरिज्म निश्चित रूप से डेवलप हो सकता है, और ये प्रयोग कुछ व्यक्तिगत रूप से किसानों ने किए भी हैं, तो वो सफल भी रहे हैं उनके खेतों पे। जैसा कि अपन आज जिस फार्म पे खड़े हैं, यहाँ पर हर रोज 15-20 लोग विजिट करने के लिए आते हैं, कई लोग 15 दिन 20 दिन खेती सीखने के लिए रहते हैं। तो एक तरह से वो एजुकेशन और टूरिस्ट हब जैसा बन गया। तो इसको मॉडल को देखते हुए ये भी संभावना है निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक हो सकती है। गौरतलब है कि ये एक सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे सामान्य और छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहे हैं। साथ ही खाद्य पदार्थ जहरीले हो रहे हैं। ऐसे में किसान और पर्यावरण के लिए जैविक खेती लाभ का सौदा है। जैविक खेती से किसानों को कम लागत में उच्च गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त हो सकती है। जैविक खेती हिंदुस्तान के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, और इसका प्रयोग जोधपुर में तो शुरू हो चुका है। कृषि विभाग के अधिकारी भी साफ तौर पे कहते हैं और किसान भी कहते हैं कि हमने जैविक खेती को अपनाया है, हम कामयाब हुए हैं। मथानिया क्षेत्र में लहलहाती फसलें साफ तौर पर इसकी कहानी भी कह रही है। और जिस तरीके से किसान रतनलाल डागा ने अपने साथियों के साथ में जैविक खेती की जो प्रयोग किए हैं, यही नतीजा है कि उनके खेत पर रोजाना 15 से 20 लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि जैविक खेती कितनी कामयाब हुई, और जब कामयाबी की तस्वीर देखते हैं तो खुद भी इसे अपनाने लगे हैं। और उम्मीद करते हैं कि सरकार जैविक खेती को अगर बढ़ावा देती है तो किसानों की भी तकदीर और तस्वीर संवर सकती है। सहयोगी मानव सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में तारानगर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली की खरीद की जा रही है, जबकि अब तक किसानों से 100 करोड़ का माल लिया जा चुका है और किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। इस मामले में किसान परेशान है, देनदारी नहीं हो पा रही है, बीज खाद्य और राशन खरीदने में भी भारी परेशानी हो रही है, जबकि अधिकारी आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कि पैसा आ जाएगा। जबकि चूरू जिले में 135 करोड़ से ज्यादा का आसपास समर्थन मूल्य का पैसा बकाया है। किसानों से बात की संवाददाता संजय प्रजापति। हम हैं चूरू जिले के सरदार शहर कृषि उपज मंडी में। ये कृषि उपज मंडी है जो चूरू जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है। यहाँ पे सालाना 300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है और सरकार को 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर राजस्व के रूप में यहाँ से वसूला जाता है। अभी यहाँ पे समर्थन मूल्य की मूंग और मूंगफली की खरीद चल रही है और धीमी गति से खरीद चल रही है और किसानों को नवंबर में शुरू हुई खरीद का अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है और खरीद जारी है। इस मामले में किसान अपनी व्यथा बता रहे हैं। इस मामले में बात करते हैं कि मूंगफली खरीद में अब तक पैसा नहीं आने की बात किस प्रकार से है। ये बार बार ये जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे अधिकारी है वो बार बार यही बोल रहे हैं कि पेमेंट आ गया, हमने डाल दिया, ये डाल दिया, लेकिन 2 महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं। 1 रुपया तक किसान का सरदार शहर नहीं आया, बल्कि अन्य सब जगह सभी सेंटरों पे राजस्थान में पैसे आए हैं थोड़े बहुत, लेकिन सरदार शहर में 1 रुपया भी नहीं। और किसानों के लिए अभी खाद के लिए यूरिया की बहुत बड़ी पहले तो किल्लत थी, हरियाणा से यूरिया लानी पड़ती, लेकिन पैसा नहीं था, इसलिए किसान वो वंचित थी। सरदार शहर तहसील के किसानों का लगभग कितना रुपया बकाया है? लगभग 135 करोड़। सरदार शहर के किसानों का 135 करोड़ से ज्यादा का रुपया है वो सरकार में बकाया। 1 रुपया भी किसानों को मिला नहीं है और समर्थन मूल्य पे खरीद जारी है मूंग और मोट के नाम पे। किसानों का यह भी कहना है कि अधिकारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है और खरीद के मामले में क्वालिटी अच्छी है, खराब है, इस प्रकार से परेशान करने का सिलसिला जारी है। तो किसानों को परेशान करने की जो बात आ रही है कहाँ तक सही है? ये सर 100% सही है। किसान 100% या किसी किसान से पूछ लो, लगभग 100 किसान खड़ी है, किसी से पूछ लो, आम किसान परेशान हो रहे हैं और गाड़ी लेकर आते हैं, 2-2 दिन तक गाड़ियाँ खड़ी रहती है यहाँ और रित्ती नहीं है, खाली नहीं होती है और 2-2 हज़ार रुपये डेली के उनके एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं गाड़ियों के। और चुगा और जो खड़े बता रही है ये कि क्वालिटी में फर्क है, कोई फर्क नहीं है सर। वो भी किसानों का एक अलग अलग बस माल बना के ये अलग अलग बोल के एक ही पैदा होती है ना, एक ही जगह पैदा होती है, एक ही चीज है, ये उनको अपना लूटने का तरीका बना रखा है। खरीद के नाम पर भी किसानों के साथ परेशान करने का सिलसिला जारी है। इसमें समर्थन मूल्य पे लिमिट भी निर्धारित की गई है, तो लिमिट निर्धारित करने से किस प्रकार से परेशानी हो रही है? किसानों को खरीद के मामले में जो लिमिट तय की गई है वो कितनी लिमिट है और कितना लिया जा रहा है और पैदावार कितनी होती है? यहाँ पर पैदावार होती है सर 200 कुंटल, 100 कुंटल, 150 कुंटल एक किसान पे, और मूंगफली ले रहे हैं 24 कुंटल 85 किला। बाकी मूंगफली किसान को मूंगफली मंडी में बेचना पड़ता है 4000, 4100, 3900 और 3800 के भाव में। नुकसान बहुत हो रहा है। सरकार को 2013 में जब कांटा स्टार्ट हुआ था तो किसान का पूरा माल लिया था, सरकार ने पूरा माल लिया था, और अब 24 कुंटल 85 किला ले रहे हैं। 24 क्विंटल और 85 किलो मूंगफली की खरीद की जा रही है, जबकि यहाँ के किसानों को 100 क्विंटल से ज्यादा की पैदावार होती है। 200 क्विंटल और 300 क्विंटल पैदावार करने वाले भी है। इन छोटी छोटी परेशानियों, अधिकारियों और बिचारियों द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, इस पे अगर लगाम लग सके तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान खुशहाल और समृद्ध होगा। फर्स्ट इंडिया चूरू से संजय प्रजापति। हमारी सुनो सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए हमारा राजस्थान।